नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को मैं पहले भी अपडेट किया था कि पुराना जो वीडियो था वहां तक दूसरा यूनिट खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा यूनिट। एबीओ के कक्षा में हम अब तीसरे यूनिट का पहला वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। इकाई 1 जिसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार हमने खत्म कर लिया, और इकाई 2 जिसके अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन और नेतृत्व हमने खत्म कर लिया। खत्म कर लिया का मतलब इसके अंदर के सारे टॉपिक हमने पढ़ भी लिए। अब हम देखेंगे इकाई 3 जिसमें विद्यालय संगठन एवं सुधार पर हम बात करेंगे, और इसके अंतर्गत आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे विद्यालय के आरंभ करने की शर्तें। यानी वो कौन कौन से संसाधन विद्यालय को आरंभ करने से पहले विद्यालय के पास होना चाहिए या किसी संगठन के पास होना चाहिए, जिसके बदौलत वो नया विद्यालय शुरू कर सकता है। कुल मिला के आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत सारी चीजें। इस वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होती हैं, जो छोटे छोटे संगठन होते हैं, जो एनजीओ होते हैं, उनके पास जब विद्यालय वो शुरू करना चाहते हैं और सरकार से आवेदन करते हैं सरकार के पास कि मुझे विद्यालय प्रारंभ करना है, तो उनको कौन कौन सी शर्तों को पूरा करके ही आवेदन किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार जब सरकारी विद्यालय की शुरुआत करती है, कहीं पे नया विद्यालय खोलती है, तो उस विद्यालय को खोलने के दौरान सरकार को कौन कौन से नियम को फॉलो करने होते हैं। विद्यालय चाहे सरकारी विद्यालय हो चाहे कोई निजी विद्यालय हो, किसी भी तरह के विद्यालय को खोलने के लिए छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सुविधाएं सरकारी विद्यालय में मिल रही है, वही सुविधाएं निजी विद्यालय में भी मिलनी चाहिए। क्लियर होगा? तो वो कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह, कारण नहीं बोल सकते, वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिनको एक विद्यालय पूरा खोलने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है। यानी विद्यालय में वो कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, विद्यालय के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं आनी चाहिए, तो अब हम उसको विद्यालय कहेंगे। अगर मैं कहूं कि विशेषताएं और शर्तें दोनों एक ही बात हैं, तो कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। जब विद्यालय खुलने से पहले की बात करें तो वो शर्त के रूप में आता है, यानी इस कंडीशन को आपको फॉलो करना है। वही चीज जब विद्यालय खुल जाता है तो उसकी विशेषता के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक शर्त मैं बताता हूं कि विद्यालय खुलने से पहले की शर्त कि विद्यालय के पास प्लेग्राउंड होना चाहिए, तभी विद्यालय खोला जा सकता है। प्लेग्राउंड मतलब खेल का मैदान। अगर खेल का मैदान उसके शर्त के रूप में पहले काउंट कर लिया गया और उस विद्यालय को खुलने से पहले उसके पास खेल का मैदान भी था, जिसके बदौलत वो विद्यालय खुला, विद्यालय के खुलने के बाद यानी ओपनिंग, स्कूल ओपन होने के बाद वही प्लेग्राउंड एक विशेषता के रूप में लिखा जाएगा या जाना जाएगा या नहीं, कि हमारे पास खेलने की सुविधा है, हमारे पास प्लेग्राउंड की सुविधा है। तो बस यही बात है विद्यालय के बाबत। क्लियर है? चलिए आइए अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें समझेंगे। वीडियो नंबर 29 है और वीडियो नंबर 29 में विद्यालय आरंभ करने की शर्तें क्या है उस पर बात करें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार, पाठ्यचर्या मतलब शिक्षा नीति, पहले भी बता चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं। पाठ्यचर्या बोले उसका मतलब यह है कि शिक्षा नीति 2005 के अनुसार क्या कहा जाता है, विद्यालय शिक्षार्थियों के समुदाय के लिए, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आते हैं, संस्थागत स्थान होते हैं। अपने मित्रों के साथ विद्यालय में खेल के मैदान में खेलना, खाली समय पर बेंच में बैठकर बातें करना, सुबह की प्रार्थना, उत्सवों पर, विशेष अवसरों पर इकट्ठा होना, कक्षाओं की पढ़ाई, शिक्षकों के सहपाठियों के संग विद्यालय के बाहर यात्राओं पर जाना, जैसे पिकनिक वगैरह में जाते हैं, ये सभी गतिविधियां इस समुदाय को जोड़ते हुए उसे एक शैक्षिक समुदाय की पहचान देती हैं। विद्यालय वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम महत्वपूर्ण एवं परस्पर संबंधित होते हैं। अतः किसी भी विद्यालय को आरंभ करने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। क्लियर है? यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 के अनुसार ये बताया गया कि विद्यालय एक्चुअल में है क्या। विद्यालय का मतलब इसके परिभाषा के अनुसार ये है कि विद्यालय जहां शिक्षक और विद्यार्थी दो भाग होते हैं, दोनों पाठ्यक्रम के अनुसार जुड़े होते हैं, इसके साथ ही साथ वे कहीं विद्यालय के सिलेबस के अनुसार या फिर
विदाउट सिलेबस के भी कहीं घूमने जाते हैं, फैरने जाते हैं, उस विद्यालय में जो भी गतिविधियां होती हैं सब विद्यालयीन गतिविधियां कही जाएंगी। चाहे कोई विद्यालय में फुटबॉल खेल रहा है, वो भी विद्यालय के अंतर क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल होगा। चाहे उस विद्यालय में कोई खाली समय पर बेंच में बैठ के गाना सुन रहा है, कोई डांस कर रहा है, वो सब विद्यालय के अंतर्गत शामिल होगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार। तो कौन कौन सी शर्तें हैं जिसको बात करता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005? विद्यालय आरंभ करने के प्रमुख आधारों शर्तों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। इसके लिए मैं 5 प्रकार के वर्ग बता रहा हूं। अर्थात देखिए, कोई भी घटना होती है उसके कई कारण हो सकते हैं। किसी भी घटना के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। उन कारणों की व्याख्या विभिन्न विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। चलिए मैं एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप भारत में हैं, भारत में रहते हुए आप शाकाहार को एक उत्तम भोजन मानते हैं, यानी आपको शाकाहार करना चाहिए, ऐसा ज्ञान, इस तरीके की बातें पंडितों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा कहा जाता है कि भाई अगर ईश्वर को पाना है तो शाकाहार सबसे बेहतर उपाय है। कुछ लोग मांसाहारी भी करते हैं, मांसाहार करते हैं। अगर आप यहां पे चले जाएं, ये एरिया मान लीजिए अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का एरिया, उत्तरी अमेरिका का एरिया, यहां पे भी शाकाहार और मांसाहार दो तरीके की चीजें, लेकिन यहां पे मांसाहारी लोग ज्यादा रहते हैं, यानी मांस आवश्यक रूप से सेवन करते ही करते हैं। यहां टेम्परेचर डाउन है और यहां टेम्परेचर ज्यादा है। यहां के मुकाबले भारत में जो तापमान है वो ज्यादा है। यहां के लोग ठंडी से बचने के लिए मांसाहार का प्रयोग कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका के लोग। अर्थात उनको जीने के लिए मांसाहार का उपयोग करना आवश्यक है। यानी भौगोलिक रूप से अगर कहें तो यहां मांसाहार के बिना जीवन संभव नहीं है, जबकि यहां मांसाहार के बिना जीवन संभव है। इसके अलावा बहुत सारी संस्कृति आदि के आधार पर भी मांसाहार को आप डिसाइड कर सकते हैं कि भारत की संस्कृति जो है वेदों की संस्कृति रही है, ये संस्कृति रही है, वो संस्कृति रही है, इसलिए शुरू से यहाँ शाकाहार को प्रोत्साहन दिया गया है। और इनकी संस्कृति जो है पश्चिमी सभ्यता है, इसलिए मांसाहार को, इस तरीके से 2-3 कारण आप देख सकते हैं। एक तो भौगोलिक कारण बताया, एक सांस्कृतिक कारण बताया, इस तरीके से और भी कारण देख सकते हैं। जो ये आपके देखने का परिप्रेक्ष्य है, जो ये आपके देखने का तरीका है, उसी तरीके का उपयोग करना है। अब यहां पे जहां पे आगे बता रहा हूं, विद्यालय आरंभ करने के पहले निम्नलिखित कुछ शर्तें होती हैं जिनको अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है या फिर बांट सकते हैं। जैसे भौतिक आधार पर, यानी भौतिक आधार का मतलब दिखता है उसके आधार पर विद्यालय में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या शर्तों को पूरा करना चाहिए। उसी तरीके से दार्शनिक आधार पर विद्यालय में कौन कौन सी शर्तों को विद्यालय पूरा करे तो ज्यादा सही। क्लियर है? अगर देखें सामाजिक आधार पर विद्यालय को कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक आधार पर और प्रशासनिक आधार पर विद्यालय किस तरीके का होना चाहिए। ये 5 भागों में बांट दिया गया है। अब देखिए यहां पे प्रश्न शायद ये प्रश्न तो नहीं पूछे कि विद्यालय जो आरंभ करने के आधारों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो फिक्स नहीं है कि हम 5 वर्गों में ही बांटे, ये जरूरी नहीं है। ये वर्ग कम और ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दोनों आधारों को मिला दिया जाए। लेकिन आपसे एक बात तो जरूर पूछ सकता है कि विद्यालय आरंभ करने के शर्तों को निम्नलिखित में से किस वर्ग में बांटा गया है। ABCD यानी उपरोक्त सभी वाला उत्तर पूछ सकता है। तो ये 5 भाग आपको, 5 सेगमेंट आपको याद होना चाहिए। अब देखेंगे कि भौतिक आधार पे विद्यालय के पास क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। भौतिक मतलब वैसा व्यवस्था जो कि हमारी आंखों से दिखाई दे, हम उसे छू सके, महसूस कर सके। क्या है? भौतिक चीजें हैं, जैसे ये गिलास, इस गिलास के अंदर ये पानी है, उसको भी छू सकता हूं, ये देखो, इसको पी भी सकता हूं।
ये सब चीजें क्या है? भौतिक चीजें। दार्शनिक चीजें, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, ये सब पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं भौतिक आधार। भौतिक आधार मतलब वो कौन कौन से भौतिक गुण विद्यालय में होने चाहिए, उसको शुरू करने से पहले कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। विद्यालय आरंभ करने के भौतिक आधार। विद्यालय आरंभ करने के लिए भौतिक वातावरण का अनुकूल होना अति आवश्यक है, क्योंकि चेतन और अचेतन से के रूप में बच्चे विद्यालयीन समय में अपने विद्यालय के भौतिक वातावरण से निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। भौतिक वातावरण मतलब कैसा पेड़, कैसा पौधा, कैसा दीवार, कैसी सीढ़ियां, ये सब चीजें जो छुई जा सकती हैं, महसूस की जा सकती है, वहां का पर्यावरण, ये सब चीजें क्या है? भौतिक है। और बच्चा जो उस स्कूल में जाता है, उस स्कूल में जाने के बाद बच्चे का या तो वो सचेतन मन से किसी चीज को छुए, महसूस करे, जान जाए कि ये ग्लास है, या अचेतन मन से, अर्थात उसका मन जो है अचेत है, लेकिन उसको महसूस हो रहा है अंदर से कि मैं किसी भी चीज के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं, अंतःक्रिया कर रहा हूं। यानी जैसे मैं अभी अभी ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, इस गिलास को छुआ, मेरा मन जैसे ही गिलास को छुआ, अभी तो बता के छुआ हूं, लेकिन कुछ और भी चीजें मैं छू सकता हूं। जैसे अभी टेबल पे हाथ रखा हूं, ये वाला हाथ रखा, लेकिन इस पर मेरा ध्यान ही नहीं है। जब मैं इस गिलास को छुआ हूं और मेरे दिमाग में है मैं गिलास छू रहा हूं, गिलास ठंडा लग रहा है, इसके अंदर पानी, इस वजह से इसमें ठंडक है, यानी मेरा मन क्या है? मेरा मन सचेत है। इसी तरीके से मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा हूं और इस तरीके से ऐसे सामने में मक्खी आया, ऐसे उड़ा दिया, मेरे को ध्यान ही नहीं, मैं आपसे बात करने में मशगूल हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस मक्खी को जो मैंने उड़ाया है, ये चेतन मन से नहीं उड़ाया, सचेतन मन से नहीं उड़ाया, सचेत होकर के नहीं उड़ाया, अचेतन मन से उड़ा दिया। यानी पता ही नहीं, अनायास ही मेरा हाथ इस तरीके से गया और मक्खी उड़ गई। इसका मतलब यह है कि जो भी क्रियाएं होंगी आपके द्वारा, वो दो तरीके की क्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं। एक चेतन मन की क्रियाएं और एक अवचेतन मन की क्रियाएं। यानी ऐसा क्रिया जो कि चेतना के साथ किया जाए, उस समय शरीर का एक एक अंग, आपका मस्तिष्क, आपका मन, सब कुछ उसी काम में लग जाए। इसका मतलब आप उस समय सचेतन क्रिया में लगे हुए हैं। और शरीर का कोई भी भाग, आपका मन हो, आपका दिमाग हो, आपका दिल हो, जो कि अनुपस्थित है उस समय, यानी उस काम में इन्वॉल्व नहीं है, तो अब आप क्या है? अवचेतन, अचेतन मन में वो काम कर रहे हैं। और जब भी किसी काम को, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, खाना हो, पीना हो, सोना हो, जगना हो, किसी भी काम को जब भी आप सचेत मन से करेंगे तो वो काम 100% पूरा होगा। एक पौधा जिसके बारे में आप सब कुछ जानना चाहते हैं, आप उस पौधे को देखते हैं, जड़, तना, पत्ती, सब कुछ देख लेते। उसके अंदर का नीचे का जो जड़ होता है, उसको जैसे ही आप उखाड़ के देखते हैं, वो पौधा मर जाता है। उसी तरीके का होता है आपका मन। आप जब किसी चीज को बहुत ही चेतना के साथ देखते हैं, पूरे जड़ में जाकर देखते हैं, वो अपने आप मर जाता है। अर्थात जब आप किसी भी काम को, चाहे वो पढ़ने का काम ही हो, 100% कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो वही कहना चाहता है इसमें, ये तो चेतन अचेतन अलग ही बात हो गई। वही कहना चाहता है कि जो भी काम चेतन मन से किया जाता है और अचेतन मन से, दोनों तरीके की अंतःक्रिया विद्यालय में चलती रहती हैं और बच्चे करते हैं। इसके साथ ही शिक्षा के भौतिक वातावरण में निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं। बच्चे अधिकतर उस स्थान पर रहना पसंद करते हैं जो रंग रंगीला, दोस्ताना हो, शांत हो, जहां ढेर सारी खुली जगह हो, जैसे प्लेग्राउंड, छोटा सा कोना भी हो जिसको कॉर्नर कहते हैं, जहां वो लुका छुपी जैसा खेल खेल सके, जिसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे और खिलौने रखे हों। बच्चों को आकर्षित करने के लिए विद्यालय में इन चीजों का होना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करते हुए कि कक्षों में पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी हो, उन्हें बच्चों के काम को कक्षा की दीवारों और स्कूल के विभिन्न स्थानों पर लगाकर कक्षों की ओर अधिक जीवंत एवं प्रफुल्ल बनाया जा सकता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत यह सुझाव दिया गया कि स्कूलों एवं कक्षाओं का अधिकतम उपयोग शिक्षा के संसाधनों के रूप में किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्कूलों में दीवारों को फर्श से 4 फीट की ऊंचाई तक, फर्श से 4 फीट की ऊंचाई मतलब लगभग इतना,
जितना तक बच्चा पहुंच सकता है, छोटे बच्चे जहां तक पहुंच सकते, ऊंचाई तक पोत दिया जाना चाहिए, यानी पुताई करवा दी जानी चाहिए, जहां बच्चे उसको चित्रकारी के रूप में यूज करेंगे। जैसे चौक वॉक है, ब्लैक ब्लैक कलर में पेंट करा दिए तो अब चित्र बनाएंगे उसमें दीवार में, ठीक है। फर्श पर रेखा गणित की आकृतियां बनाकर उसका उपयोग बच्चे विभिन्न गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। कमरे का वह कोना पढ़ने की सामग्री, कहानी, किताबों, पहेली कार्ड यानी पजल कार्ड जो होता है, और अन्य स्वयं शिक्षा सामग्री को रखने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। स्वयं शिक्षा सामग्री मतलब ऐसा सामग्री जिसको बच्चे खुद से करके सीख सके, वैसी सामग्री को क्या बोलेंगे? स्वयं शिक्षा सामग्री बोलेंगे। सच तो यह है कि ढांचागत सुविधाएं शिक्षार्थियों के लिए अनुकूल स्थितियां बनाने व गतिविधि केंद्रित संदर्भ उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी है। स्थान, भवन तथा फर्नीचर संबंधी नियम एवं मानक तय करने में गुणवत्ता समझ भी पुष्ट होती है। इस तरीके से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 4 फीट की ऊंचाई तक के दीवारों को पोतने का काम किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, क्लियर रखिएगा कि यहां से प्रश्न 100% पूछेगा। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 ईस्वी, यानी 2009 में शिक्षा का अधिकार आरटीआई आया, राइट टू आरटीआई नहीं आरटीई आया, राइट टू एजुकेशन। और 2009 में रायटी जो आया उसके तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु भवन एवं भौतिक संसाधन की अनिवार्यता निम्न अनुसार तय की गई। यानी जो प्राथमिक स्कूल है और जो उच्च प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक स्कूल मतलब कौन से कक्षा से कौन सी कक्षा तक, प्राथमिक स्कूल कह रहा है तो मतलब निम्न प्राथमिक स्कूल बोल रहा है, यानी 1ली से 5वीं तक। इससे पहले वाले वीडियो में यानी यूनिट 2 में मैं ये पढ़ा भी चुका हूं। ये क्या है? निम्न प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक मतलब 6वीं से 8वीं तक। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए प्रत्येक शिक्षक हेतु कम से कम एक कक्षा कक्ष एवं स्टोर एवं प्रधानाध्यापक कक्ष होना चाहिए 2009 के अनुसार, आरटीई के अनुसार। ध्यान रखेंगे, एक सब काम जो है आरटीई के अनुसार चल रहा है, राइट टू एजुकेशन के अनुसार, और इसी के अनुसार हमारा काम धाम सारा चल रहा है। तो ये मुख्य है, यहां से पूछेगा। यानी शिक्षक हेतु एक क्लासरूम होना चाहिए, उसके अलावा एक स्टोर रूम होना चाहिए और एक प्रधान अध्यापक कक्ष होना चाहिए, जहां पे शिक्षक जाकर के हेडमास्टर से, प्रधान अध्यापक से बात कर सके। अवरोध रहित पहुंच मार्ग हो, यानी स्कूल ऐसे जगह में हो जहां पे बच्चे आसानी से पढ़ने आ सके। क्लियर है? चलिए, क्लियर क्या करना है यार, ये तो बहुत आसान सा है। छात्र एवं छात्राएं हो तो पृथक पृथक सुविधाएं हो, जैसे किसी को लघु शंका करना है, किसी को दीर्घ शंका करना है। लघु शंका जैसी चीजें जो होती हैं, सरस्वती शिशु मंदिर में जो बच्चे पढ़े होंगे उनको जानकारी होगा लघु शंका। कुल मिला के जिनको बाथरूम का उपयोग करना है, शौचालय का उपयोग करना है, तो ऐसी स्थिति में छात्रों के लिए अलग शौचालय, छात्राओं के लिए अलग शौचालय होना चाहिए। और भी जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं जिसको सेपरेट किया जा सकता है, उसके अंतर्गत छात्र और छात्रों को अलग अलग सुविधाएं दिया जाना चाहिए। पीने हेतु शुद्ध पानी की व्यवस्था हो, इसी के अंतर्गत आप देखते हैं जो भी सरकारी स्कूल होता है वहां पे सरकार की तरफ से एक हैंड पंप की व्यवस्था अवश्य कर दी जाती है। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, या तो बोर कराते हैं या तो टैंकर मंगाते हैं। यही आरटीई 2009 के अनुसार मिड डे मील एवं हेतु रसोई घर, अगर सरकारी स्कूल है, प्राइवेट में भी अब है शायद ये मिड डे मील की सुविधा है या नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, लेकिन जहां पे भी मिड डे मील मिल रहा है, यानी दोपहर का भोजन, मध्याह्न भोजन मिल रहा है, वहां पे उसके लिए रसोई घर भी होना चाहिए। खेल का मैदान होना चाहिए जिसको प्लेग्राउंड कहते हैं। विद्यालय परिसर 4 दीवारी या तारबंदी, 4 दीवारी या तारबंदी मतलब विद्यालय का जो परिसर है उसकी जितनी भी भूमि है वो बाउंड्री वॉल होना चाहिए। बाउंड्री वॉल मतलब उसके चारों ओर दीवार बने होने चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, अहाता बोला जाता है। हाता, अहाता जिसको बोला जाता है, इतना हाइट का, इतना हाइट का, जितना हाइट का करना चाहिए बाउंड्री होना चाहिए। अगर आप बाउंड्री नहीं करा रहे हैं कोई बात नहीं, आप तार से भी उसको घेरवा सकते हैं। ठीक है, विद्यालय परिसर जितना है।
आवश्यकता अनुसार सीखने की पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए। पुस्तकालय जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विषय आधारित पुस्तकें एवं कहानी की पुस्तकें हों। और आखिरी नंबर पॉइंट, उपलब्ध वित्तीय सुविधा, स्थान एवं आवश्यकता अनुसार भवन योजना का चयन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए EHUTLIYO, इसका मतलब क्या है? कोई स्कूल आप देखते हैं, कोई प्राइवेट स्कूल होता है, जो प्राइवेट स्कूल इस तरीके से बना रहता है, इस ऐसे मान लेते हैं ये पूरा इसका इतना बड़ा इसका बाउंड्री है, और ये स्कूल कुछ इस तरीके से बना है, यहां से है ऐसे ये बिल्डिंग बना हुआ है, और ये इस तरीके से बिल्डिंग बना हुआ, मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ये ऐसा बिल्डिंग बना है देखिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कक्ष 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 ऐसे बने, ये हाइट है, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है ना एल जैसा। अगर अभी उल्टा कर दूं, देखो अभी उल्टा करके दिखाता हूं, चलो फिर से बना देता हूं, ठीक, ये देखो भाई, ये बिल्डिंग है, एल जैसा दिख रहा है, देखो इधर इधर इधर। ये सामने क्या है? ये सामने क्या है? प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान है, ए एल शेप में है। कोई बिल्डिंग आप देखेंगे ऐसा है, कोई स्कूल का बिल्डिंग ऐसा है, और इधर ऐसे पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, ऐसे ये छोटा छोटा इसमें बिल्डिंग बना होगा, और इधर क्या है? इधर प्ले ग्राउंड है, खेल का मैदान है। यानी ये कौन से शेप में है? ये एल शेप में, ये आई शेप में। क्लियर है? चलिए, यही चीज बताना चाह रहा है इसमें। कहा गया कि जैसा भी भाव पैसा हो, जिस तरीके का पैसा हो, उस हिसाब से काम करना चाहिए। कोई एल शेप में, कोई एस शेप में, जिस शेप में आप स्कूल बनाना चाहे बना सकते हैं। कुछ स्कूल ओ शेप में भी बन सकता है, यानी चारों तरफ ऐसे स्कूल होगा, चारों तरफ बिल्डिंग होगा, बीच में खाली जगह होगा। क्लियर है? ठीक, तो ऐसे बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से 10 मुख्य विशेषता मैंने बताया। उन 10 मुख्य विशेषता को सामान्य तौर पे अगर पूछेगा तो ऐसे भी आप बता देंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार कौन कौन सी विशेषताएं विद्यालय के लिए भौतिक संसाधन, मतलब कौन कौन से भौतिक संसाधन वाली विशेषताएं अवश्य रूप से होनी चाहिए। तो 10 विशेषताएं तो आपको याद रखनी है। चलिए, विद्यालय आरंभ करने के लिए दार्शनिक आधार, पहला कौन सा आधार देखा? भौतिक आधार देखा, यानी कौन कौन सी भौतिक शर्तें उसके पास पूरी होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें उसके पास होनी चाहिए भौतिक रूप में। जैसे प्लेग्राउंड है, पीने का पानी है, अच्छा भवन हो जिसमें पुताई हुआ हो ताकि बच्चे खेल सके, वो सब चीजें हमने पढ़ ली। अब देखते हैं कि शिक्षा जो है, शिक्षा का दार्शनिक आधार क्या है। दार्शनिक आधार कहने का मतलब कि दर्शन जो होता है, फिलॉसफी को के किस भाग को पूरा करने के लिए, फिलॉसफी के कौन से आयाम को पूरा करने के लिए कोई विद्यालय खोला जाता है। और जब वो विद्यालय खोला जाता है तो उस फिलॉसफी के आयाम को पूरा करने के लिए किस तरीके के संसाधन उसके पास होने चाहिए। विद्यालय को प्रकृतिवाद पर आधारित होना चाहिए, पहला नंबर पॉइंट। तो पहला नंबर पॉइंट है विद्यालय को प्रकृतिवाद पर आधारित होना चाहिए। प्रकृतिवाद का मतलब क्या है? प्रकृतिवाद का मतलब यह है कि प्रकृति जो है अपना काम स्वयं करती है। सभी तरीके के, जब प्रकृति में कुछ चीजें बिगड़ जाती हैं तो उसको बनाने का काम स्वयं कर लेती है। तो उसी तरीके का विद्यालय में भी माहौल होना चाहिए। मतलब कि जैसे गेहूं के पौधे को बढ़ने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता, अपने आप बढ़ता जाता है। क्यों? कौन बढ़ाता है उसको? प्रकृति। प्रकृति अपने नियम के अनुसार सारी चीजों को चलाता है। बच्चा जो जन्म लेता है 6 महीने में चलना शुरू नहीं करता, लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे प्रकृति उसको पोषित करती जाती है, समय के अनुसार वो बड़ा होता जाता है और चलना भी शुरू कर देता है। तो प्रकृतिवाद कहने का मतलब प्रकृति के नियम के अनुसार या प्रकृति के नियम के अनुसार पर आधारित होना चाहिए, प्रकृति के नियम पर आधारित होना चाहिए। शिक्षा दर्शन में बहुप्रचलित विभिन्न वादों के तहत प्रकृतिवाद
के विद्यालय कठोर बंधनों वाली संस्था न होकर स्वतंत्र वातावरण प्रदान करने वाली संस्था होती है। इन विद्यालयों में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता से स्व अनुशासन रहते हुए अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की पूर्ण सुविधा होती है, जिसमें बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। अर्थात बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन बालक पे नहीं लगाए जाने चाहिए या नहीं लगाए जाते। प्रकृतिवाद के अंतर्गत उसको छोड़ दिया जाता है, बस उसको मॉनिटर किया जाता है। प्रकृतिवाद पर आधारित विद्यालय में सह शिक्षा प्रदान की जाती है। गिजू भाई ने दीवा स्वप्न में इस तरह के विद्यालय की परिकल्पना प्रस्तुत की है। सह शिक्षा मतलब को एजुकेशन, जिसमें प्रकृति क्या कहता है, महिला और पुरुष के साथ कोई प्रकृति बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं करता। तो प्रकृतिवाद वाले जो भी स्कूल होंगे वो सामान्य नियम पर, सामान्य प्रकृति के नियम पर आधारित होंगे। तो वहां पे क्या होगा, को एजुकेशन होगा। को एजुकेशन मतलब लड़की हो और लड़का हो साथ में बैठकर पढ़ेंगे एक ही स्कूल में। क्लियर है? क्लियर। प्रकृतिवाद का मतलब क्या है, प्रकृति के नियम के अनुसार चलने वाले स्कूल होने चाहिए। दार्शनिक आधार के अंतर्गत हमने पहला पढ़ा प्रकृतिवाद पर आधारित होना चाहिए। दूसरा हम पढ़ते हैं विद्यालय को आदर्शवाद पर आधारित होना चाहिए। प्रकृतिवाद में हमने देखा कि को एजुकेशन ठीक है, साथ में लड़का और लड़की को पढ़ना चाहिए। अब हम देखेंगे क्या आदर्शवाद में भी वही बातें सही है। प्रकृतिवाद के अंतर्गत हमने देखा, पहला जो दार्शनिक आधार देखा प्रकृतिवाद, तो प्रकृतिवाद के अंतर्गत हमने देखा कि भाई जो भी बालक है या बालिका है उसको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, वह स्वयं से सीखे, उसको मॉनिटरिंग का काम हम कर सकते हैं प्रकृतिवाद में। क्लियर है? अब हम देख रहे हैं विद्यालय को आदर्शवाद पर आधारित होना। आदर्शवाद मतलब क्या है, आदर्श के आधार पर विद्यालय मानवीय क्रियाओं का आदर्श लघु रूप होता है। आदर्शवाद मतलब एक मॉडल के रूप में। मॉडल का मतलब समाज में जितने भी क्रियाकलाप होंगे, समाज में जब बच्चा वहां से पढ़ लिख करके निकलेगा, समाज में जितने भी क्रियाकलाप होंगे उन क्रियाकलापों का नमूना यानी मॉडल उस स्कूल में किया जाता है। यानी वैसे ही कार्यक्रम जो समाज में होने वाले हैं वैसे ही सेम कार्यक्रम छोटे रूप में स्कूल में होते हैं। यही कहता है क्या, आदर्शवाद। तो स्कूल क्या है, उस मॉडल पर काम करता है जो मॉडल मतलब जो मॉडल बड़ा होकर के समाज का क्रियाकलाप का ताना बाना बनता है वही स्कूल के अंदर होता है। आदर्शवाद के आधार पर विद्यालय मानवीय क्रियाओं का आदर्श लघु रूप होता है जिसमें शिक्षक की केंद्रीय भूमिका होती है। विद्यालय को बाग का स्वरूप माना जाए तो शिक्षक को बाग का माली माना जाता है। विद्यालय में अनुशासन प्रभावात्मक होता है तथा बालकों को नियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। आदर्शवाद के आधार पर बालक एवं बालिकाओं के पृथक पृथक विद्यालय होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो भारतीय समाज है वो समाज क्या मानता है, महिला अलग है या फिर जो भी समाज है पुरुष अलग है। तो अगर महिलाओं को पुरुषों के बराबर और पुरुषों को महिलाओं के बराबर ट्रीट किया जाएगा किसी स्कूल में तो वो समाज के लिए आदर्श स्कूल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मैं आदर्शवाद के अनुसार बता रहा हूं, ये मेरा निजी कोई विचार नहीं है। महिलाओं को पुरुष के बराबर जब ट्रीट किया जाएगा या पुरुषों को महिलाओं के बराबर ट्रीट किया जाएगा किसी भी स्कूल में, तो वो स्कूल एक मॉडल स्कूल नहीं माना जाएगा। आदर्शवाद के विचार पर, आदर्शवाद पर आधारित स्कूल नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि वैसा स्कूल जो होगा वहां से जो बच्चे निकलेंगे जब वो समाज में जाएंगे तो समाज में जाके क्या देखेंगे कि महिला का कद और पुरुष का कद अलग अलग है, दोनों बराबर नहीं है, जबकि वो पढ़ते क्या हैं कि दोनों बराबर है। तो महिलाओं को अलग भूमिका और पुरुषों को अलग भूमिका स्कूल में ही सिखा दी जाएगी। इसीलिए प्रकृतिवाद जो कहता है, प्रकृतिवाद कहता है कि पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए, जैसा उनको करना है करने दीजिए, अति संघाती कार्य न करें तब तक आप उनको छोड़ दीजिए। जबकि आदर्शवाद क्या कहता है, नहीं, आप उसको नियंत्रित रूप से स्वतंत्रता दीजिए, यानी आप जितनी स्वतंत्रता देना चाहते हैं उतनी ही स्वतंत्रता दीजिए बच्चों को।
और एक बात और कहता है कि भाई महिला और पुरुष के लिए, यानी लड़का और लड़की के लिए अलग अलग स्कूल होना चाहिए, किसी भी प्रकार का को एजुकेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बच्चे जब स्कूल से निकलेंगे, स्कूल क्या है, एक मॉडल है, आदर्श है। स्कूल से निकलेंगे तो जब अपने समाज में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे महिला और पुरुष की भूमिका अलग अलग है, जबकि वो पढ़ाई के दौरान अगर को एजुकेशन में पढ़ेंगे, को एड में पढ़ेंगे, जैसा कि प्रकृतिवाद कहता है, तो को एड में पढ़ने के बाद उनको क्या लगेगा, महिला और पुरुष की भूमिका सेम है, जबकि समाज में क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो बच्चे जो समाज में प्रवेश करेंगे और वो जो समाज में पहले से है उनके बीच क्या स्थिति हो जाएगी, एक संघर्ष की स्थिति हो जाएगी, एक कोलिजन की स्थिति हो जाएगी। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। विद्यालय को प्रयोजनवाद पर आधारित होना चाहिए। प्रयोजनवाद का मतलब क्या है? प्रयोजन मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया तथा शिक्षा ही समाज को नया रूप देती है, अतः विद्यालय भी एक सामाजिक संस्था का ही रूप है। विद्यालय समाज का ही लघु रूप है। विद्यालय ऐसा हो जिसमें बालक को समाज में रहना, कार्य करना और आधुनिक सामाजिक जीवन की विषमता के मध्य अपनी क्षमताओं का उपयोग करना सिखाया जा सके। प्रयोजनवादी विद्यालय सामाजिक जीवन के आधार पर केंद्र रूप में होते हैं। ये विद्यालय समाज के वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। प्रयोजनवाद का मतलब क्या है? प्रयोजनवाद का मतलब है उद्देश्य, कि विद्यालय एक उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। क्या उद्देश्य भैया? ऐसा विद्यालय होना चाहिए जिस विद्यालय से बच्चे पढ़ करके जब निकले तो सामाजिक क्रियाकलापों को पढ़कर समझ करके निकले, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया से थोड़े बहुत वो गुजरे हुए निकले। तो विद्यालय को ऐसा होना चाहिए कि वहां से निकला हुआ बच्चा सामाजिक बच्चा हो, सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरा हुआ बच्चा होना चाहिए। यानी विद्यालय का मुख्य फोकस क्या है? सामाजिकरण पर फोकस। सामाजिकरण मतलब वो तौर तरीके, वो नियम कानून जो समाज में व्याप्त है, उन नियमों को, उन कानूनों को बच्चों के द्वारा सीखा जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए, विद्यालय को यथार्थवाद पर आधारित होना चाहिए। चौथा नंबर देख रहे हैं, दार्शनिक आधार के अंतर्गत यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अपने साथियों, प्रकृति और पर्यावरण के साथ समायोजन की एक प्रक्रिया है। यथार्थवाद क्या कहता है? यथार्थवाद कहता है कि शिक्षा एक टूल है, एक साधन है। उस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद आप अपने साथियों के साथ, प्रकृति और पर्यावरण के साथ समायोजन कर सकते हैं। यानी कोई दोस्त है, जैसे मान लीजिए एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, अनपढ़ आदमी है, गुस्सैल है, उसको किसी ने एक चाटा मारा और रफ से दूसरा चाटा मार दिया। और एक व्यक्ति है जो कि पढ़ा लिखा है, गुस्सैल नहीं है, या फिर पढ़ने लिखने की वजह से उसके अंदर ज्ञान आ गया, तो फिर वो चाटा खाने की नौबत ही नहीं आएगी। पहले ही बातचीत का स्तर ऐसा होगा कि बातचीत में ही मामला निपट जाए। और अगर चाटा मार भी देता है तो फिर उसके नफे नुकसान को देखेगा, क्या मैं चाटा मारूंगा वापस तो इससे क्या फायदा क्या नुकसान है। ये चीज कौन देता है? शिक्षा देता है। तभी तो कुछ लोग होते हैं जिनको आप कुछ भी बोलिए, बहुत कुछ बोलते जाइए, वो आपको जवाब ही नहीं देते। जवाब कौन देता है? समय जवाब दे देता है। तो ये सब चीजें उनको सिखाता कौन है? शिक्षा सिखाता है। आप उनको कुछ बोलिए, डांटिए, गुस्सा जाइए उनके ऊपर, वो कुछ जवाब नहीं देते। अगर वो सही है तो छोड़ देते, और गलत है तो फिर गलत की बात ही क्या, उसको तो छोड़ ही देना चाहिए। सही को भी छोड़ देते हैं और समय के अनुसार लोगों को एहसास होता है कि नहीं, अरे वो तो सही था। तो यथार्थवाद क्या कहता है? शिक्षा को एक टूल मानता है जो कि अपने साथियों, प्रकृति और पर्यावरण के साथ समायोजन के लिए यूज होता है। यथार्थवाद आधारित विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से अपने साथियों, प्रकृति और पर्यावरण के साथ समायोजन की प्रक्रिया सिखाई जाती है। इसमें शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षक को यह जानना आवश्यक है कि किसको किस समय और कितना पढ़ाना है। इन विद्यालयों में प्रेम, सहानुभूति, सामाजिक जीवन के अनुसार प्राकृतिक परिणामों के आधार पर अनुशासन को स्थान दिया जाता है। विद्यालय आरंभ करने की तीसरी बात देखें,
सामाजिक आधार। अभी तक हमने क्या देखा, पहला देखा भौतिक आधार, यानी भौतिक कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। उसी तरीके से देखा दार्शनिक, दार्शनिक में 4 तरीके के प्रकार की चीजें देखी, प्रकृतिवाद देखा, यथार्थवाद देखा और भी 2 देखा। उसके बाद आप देख रहे हैं तीसरा नंबर पॉइंट, विद्यालय आरंभ करने के सामाजिक आधार। समाज एवं विद्यालय एक दूसरे के पूरक पहलू होने के साथ एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। विद्यालय और समाज एक दूसरे के पूरक पहलू कैसे हुए? समाज अपने रीति रिवाजों को सिखाने के लिए विद्यालय का निर्माण करता है, यानी समाज के अंदर कैसी कैसी व्यवस्थाएं चलेंगी वो व्यवस्थाएं विद्यालय में आकर के बच्चे सीख सकें, इसीलिए समाज के द्वारा विद्यालय का निर्माण कर दिया जाता है। और जो बच्चे विद्यालय में आते हैं वे समाज के नियम कानूनों को सीखकर फिर से समाज में जाते हैं, तो समाज का बेहतर संचालन इसके वजह से हो पाता है। इस तरीके से विद्यालय जो है समाज को बेहतर व्यक्ति देने का, सामाजिकृत व्यक्ति देने का काम करता है। उसी तरीके से समाज जो है वह एक विद्यालय को बनाने का काम करता है, विद्यालय को संसाधन आदि उपलब्ध कराने का काम करता है। तो इस तरीके से विद्यालय और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं। समाज एवं विद्यालय एक दूसरे के पूरक पहलू होने के साथ एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। समाज विद्यालय को पोषित करते हुए प्रगति प्रदान करता है। विद्यालय का विकास समाज के मूल में निहित है। अतः हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन पद्धति के कारण समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने हेतु विद्यालयों का आधार सामाजिक होना चाहिए। इस हेतु विद्यालय में अभिभावक, शिक्षक संघ, स्थानीय स्तर की समितियां, पूर्व विद्यार्थियों के संघ जिसको एलुमनी बोला जाता है, जैसी सामाजिक संरचनाओं का निर्माण कर विद्यालयों के विकास में समाज की भूमिका होनी चाहिए। अब चौथा सर देखते हैं, विद्यालय आरंभ करने के मनोवैज्ञानिक आधार। विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बालक अलग अलग व्यक्तित्व विभिन्नताएं वाले होते हैं, यानी जो भी विद्यालय है, कोई भी विद्यालय उसमें 50 व्यक्ति हैं तो 50 व्यक्तियों का मन अलग अलग होता है। कोई किसी चीज को अलग तरीके से, यानी 50 तरीके से तो सोच ही सकता है, 50 व्यक्ति सोच ही सकते हैं, ठीक है। तो उनका मन सबका अलग अलग होता है। यह कहना चाहता है विद्यालयों के अध्ययन करने वाले बालक अलग अलग व्यक्तित्व विभिन्नताएं वाले होते हैं। जिसमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पारिवारिक स्थिति अलग होती है, उनकी सामाजिक वातावरण अलग होता है। कोई मान लेते हैं बहुत सारा स्विमिंग पूल वाले घर में रहता है और कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, तो स्विमिंग पूल वाला झुग्गी झोपड़ी वाले किसके जैसा नहीं सोच सकता, झुग्गी झोपड़ी वाला स्विमिंग पूल वाले जैसा नहीं सोच सकता। तो यहीं पे 2 तरीके की चीज हो गई। अब एक है जिसका बाप दारू पीता है, एक है जिसका बाप एकदम संत साधु है। तो जो इसका बाप संत साधु है वो अपने दारू पीने वाले के बारे में नहीं सोच सकता, जो दारू पीने वाला है संत साधु के बारे में नहीं सोचता। दूसरा डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से चीजें, सामाजिक वातावरण, वंशानुगत विभिन्नताएं मुख्य होती हैं, लेकिन अधिकांश विद्यालयों का वातावरण एक समान सा होता है। ऐसी स्थिति में विभिन्नता वाले बालकों का समायोजन एवं अधिगम में कठिनाई होती है। समायोजन और अधिगम मतलब वहां एडजस्ट करने में और सीखने में उनको दिक्कत होता है। मनोवैज्ञानिक आधार की दृष्टि से विद्यालय इस प्रकार के हों जिसमें प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक एवं पिछड़े बालकों का सामाजिक, समेकात्मक, नैतिक, शैक्षणिक एवं सृजनात्मक विकास के समुचित समायोजन स्थापित हो सके। यानी मनोवैज्ञानिक आधार पर विद्यालय इस तरीके से बनाया जाना चाहिए। यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो विद्यालय ऐसा होना चाहिए कि जिस विद्यालय में सभी बच्चे बराबरी के साथ सीख सकें। यानी जो बच्चे बहुत ज्यादा सीख रहे हैं, सीख गए हैं, उनकी बात ठीक है, लेकिन जो पिछड़े बच्चे हैं उनको भी आगे ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालय। विद्यालयों के बाल केंद्रित शिक्षा, अनुशासन, शिक्षण विधियां, कार्यक्रम, अधिगम प्रक्रिया में सुधार, सहायक सामग्री का उपयोग। सहायक सामग्री मतलब जो पाठ्य सामग्री है, जो किताब है, किताब के अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा जो सामग्री होगा, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी नहीं बोल सकते, प्रोडक्ट बोल सकते, जिससे बच्चे सीख सकते हैं, उसको सहायक शिक्षण सामग्री या सहायक सामग्री बोला जाता है। मापन एवं निर्देशन, शिक्षक विधियां, विद्यार्थी संबंध, विद्यालय संचालन, अनुसंधान आदि मनोविज्ञान के आधार पर निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए मोंटेसरी पद्धति या किंडरगार्टन पद्धति विशेष बालकों हेतु विद्यालय आदि विशिष्ट विद्यालयों के संचालन का आधार पूर्णतः मनोवैज्ञानिक होते हैं। यानी कहना ये चाहता है कि ये जो सारे कार्यक्रम हैं, जैसे सहायक सामग्री प्रयोग या बाल केंद्रित शिक्षा, अनुशासन शिक्षण, ये सब चीजें
इन सब चीजों का नियमावली जो बनता है वो मनोविज्ञान के आधार पर बनता है, मनोवैज्ञानिक इस पर विचार करने के बाद बनाते। इसीलिए जो विशेष तौर से बच्चे जो कि फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए अलग विशेष प्रकार के स्कूल खोले जाना या किंडरगार्टन में भेजा जाना, ये सब चीजें क्या है, यही सब चीजें, ठीक है, मनोविज्ञान के आधार पर। अब देखते हैं विद्यालय प्रारंभ करने के प्रशासनिक आधार। प्रशासनिक स्तर की दृष्टि से विद्यालयों को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक श्रेणी में श्रेणीकृत किया जा सकता है। विद्यालयों को प्रशासनिक आधार पर मॉडल, आदर्श, नवोदय, विशिष्ट विद्यालय के रूप में भी श्रेणीकृत किया जाना चाहिए। ये विद्यालय गुणवत्ता एवं गतिविधि की भिन्नता रखते हैं। विद्यालयों में प्रवेश संबंधी नियम पढ़ लेते हैं। अब यहां तक हमने पढ़ा 5 प्रकार या 5 आधार। अब देखेंगे विद्यालयों में प्रवेश संबंधी क्या क्या नियम होते हैं और क्या क्या नियम होने चाहिए। विद्यालय आरंभ करने की शर्तों के अंतर्गत आपको विद्यालय में प्रवेश के नियम को भी तो अभिभावकों को बताना आवश्यक होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं विद्यालयों में प्रवेश संबंधी निम्नलिखित नियमों और प्रक्रिया होनी चाहिए। पहला देखते हैं, प्रवेश हेतु विद्यालय में प्रधान अध्यापक के निर्देशन में एक प्रवेश समिति का गठन किया जाना चाहिए। प्रधान अध्यापक के निर्देशन में प्रवेश समिति का गठन किया जाने का मतलब ये समिति निर्धारित करेगी कि प्रवेश लेने के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन बच्चे में होनी चाहिए और कौन कौन से नियमों को वो फॉलो करेगी। ये निर्धारित करने का काम कौन करेगी, यही समिति करेगी और ये समिति प्रधान अध्यापक यानी हेड मास्टर के निर्देशन पर बनेगी। दूसरा देखें, सामान्य रूप से छात्रों का प्रवेश सत्र आरंभ में कर लिया जाना चाहिए। सामान्य रूप से सत्र आरंभ में अर्थात जैसे ही क्लास का जो सत्र शुरू होता है, सामान्य तौर पर जून जुलाई में शुरू होता है, उसी समय बच्चों का प्रवेश एडमिशन हो जाना चाहिए। लेकिन विपरीत परिस्थिति में उनको बाद में भी एडमिशन दिया जा सकता है, लेकिन कारण होने पर नियमानुसार प्रवेश का प्रावधान है, यथा राजकीय सेवा अन्य निकाय से स्थानांतरण पर। अर्थात मान लेते हैं किसी का बेटा कलेक्टर था, सॉरी किसी के पिता कलेक्टर थे, तो उनका बेटा का जो है, पहले मान लेते हैं वो बस्तर में थे, तो बस्तर में पढ़ रहे थे, लेकिन जुलाई के बाद जुलाई में एडमिशन हुआ और नवंबर में उनका ट्रांसफर सरगुजा में हो गया, तो अब वो तो कहीं ना कहीं तो पढ़ेगा ही, तो सरगुजा में नवंबर में उनको एडमिशन मिलना चाहिए, यही कहना चाहता है दूसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट बोलता है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निजी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें नर्सरी कहते हैं, में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को उस कक्षा में बालकों की कुल संख्या के कम से कम 25% की सीमा तक निःशुल्क प्रवेश दिया जाना चाहिए। यानी जो नर्सरी क्लास है, उस नर्सरी क्लास में 25% जो लोग बच्चे होंगे वो यही दुर्बल वर्ग से आएंगे। दुर्बल वर्ग मतलब पिछड़े वर्ग से आएंगे, ठीक है। चलिए निजी स्कूलों में भी अब देखते हैं, यदि प्रमाण पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न हो, यानी उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जिससे साबित हो सके कि उनकी आयु, उसकी आयु एडमिशन लेने लायक है, छोटा है, बड़ा है, ये साबित न हो सके, तो एक एफिडेविट भी अगर प्रस्तुत करता है, एक शपथ पत्र प्रस्तुत करता है उसके पिता या फिर उसके घर वाले, तो भी उसको एडमिशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिले अथवा राज्य के किसी विद्यालय में प्रवेश हेतु सीसी पर किसी सक्षम अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, परंतु राज्य से बाहर जाने पर, बाहर से राज्य में आने पर किसी विद्यालय में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की टीसी पर सक्षम अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक है। अर्थात पहले क्या होता था, मैं आपको बता दूं, जैसे एक जिला है, जैसे लिखा है ना जिला एवं राज्य के किसी विद्यालय में, तो एक जिला है, जिला मान लेते हैं सरगुजा है। अब सरगुजा से कोई बस्तर जा रहा है, ठीक, सरगुजा से बस्तर गया, यानी बस्तर में जा, यहाँ पढ़ रहा था बच्चा, अब यहाँ से चौथी में था, यहाँ 5वीं में जाके एडमिशन लेना चाहता है बस्तर में, तो उसको जो टीसी कहाँ से मिलता था, इस सरगुजा वाले स्कूल से मिलता टीसी। टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। जब इसको ये ले करके यहाँ पे जाता, तो सामान्य तौर पे देखा जाता था कि बस्तर में जब हो जाता, तो जो वहां का जिला शिक्षा अधिकारी होता था, सामान्य तौर पे यही था, दूसरा भी हो सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी जो होता था एक प्रमाण पत्र प्रमाणित करता था उसके टीसी को, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट को, इसी चीज को लिखा गया है, प्रति हस्ताक्षर, यानी प्रमाणित करता था कि हाँ ये इसको एडमिशन मिलना चाहिए।
तो इसको यानी एक जिले से दूसरे जिले में जाए या एक राज्य में कहीं पर भी एडमिशन ले तो उसको ये जिला शिक्षा अधिकारी का डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सामान्य तौर पे यही था, तो जिला शिक्षा अधिकारी हो या फिर खंड शिक्षा अधिकारी हो उसके हस्ताक्षर की व्यवस्था को समाप्त कर दी गई है। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई व्यक्ति जाता है तब उसको टीसी लगेगा ही लगेगा, ठीक है, सॉरी टीसी के साथ ये प्रति हस्ताक्षर की व्यवस्था चाहिए, नहीं तो एक राज्य के अंदर प्रति हस्ताक्षर की व्यवस्था नहीं चाहिए। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 13 सब सेक्शन 1 शिक्षा 1/2000 दिनांक 22/2/2002 के अनुसार विद्यालयों में प्रवेश देते समय बालक बालिकाओं के नाम के साथ माता एवं पिता का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है। पहले केवल पिता का नाम ही अंकित होता था, माता का भी अंकित होगा। शिक्षा मनुष्य के अपने साथियों, प्रकृति और पर्यावरण के साथ समायोजन की एक प्रक्रिया है। यह परिभाषा लागू होती है किसमें हमने पढ़ा था इसको? प्रकृतिवाद में पढ़ा था, आदर्शवाद में पढ़ा था, प्रयोजनवाद में पढ़ा था, या इसमें से कोई नहीं? देखिए याद करिए, प्रयोजनवाद में हमने क्या पढ़ा था? प्रयोजनवाद में हमने पढ़ा था समाजीकरण के बारे में। समाजीकरण के बारे में मतलब स्कूल का एक उद्देश्य होना चाहिए। स्कूल का उद्देश्य क्या है? समाज के लिए प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स बना करके समाज को दे, और समाज इसीलिए स्कूल का निर्माण भी करती है। तो कुल मिला के स्कूल का प्रयोजन, स्कूल का उद्देश्य इसमें पढ़ा था। आदर्शवाद में हमने क्या पढ़ा था? आदर्शवाद में ही तो हमने पढ़ा था कि लड़का अलग पढ़े और लड़की अलग पढ़े। उसको इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए कि जब वो उस स्कूल से बाहर जाए तो समाज में अपने को आपको एडजस्ट कर सकें, अर्थात समाज जैसा चल रहा है उसी का एक नमूना, एक मॉडल, एक आदर्श स्कूल होना चाहिए। तीसरा हमने ये वाला जो पढ़ा था प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद में क्या पढ़ा था? बच्चों को केवल मॉनिटर करना चाहिए, प्राकृतिक रूप से उनको बढ़ने देना चाहिए, सीखने देना चाहिए। प्रकृतिवाद में ही हमने पढ़ा था लड़का और लड़की में प्रकृति कोई भेद नहीं करती। इसका मतलब लड़का लड़की एक साथ पढ़ें, को-एड में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। यथार्थवाद में हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, यथार्थवादी। इसमें हमने पढ़ा था कि शिक्षा क्या है? एक टूल है, एक साधन है। जिस साधन के माध्यम से बच्चा अपने आप को अपने साथियों के बीच, जिसमें मैंने थप्पड़ वाला भी उदाहरण बताया था, साथियों के बीच, पर्यावरण के बीच समायोजन करने का व्यवस्था बनाता है या फिर समायोजन कर पाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यथार्थवाद। तो इस तरीके से यथार्थवाद का लाइन पूछ दिया, इसी तरीके से प्रकृतिवाद का लाइन पूछ सकता है, इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि किस व्यवस्था में, प्रकृतिवादी में, आदर्शवादी में, प्रयोजनवादी में या यथार्थवादी में, किस व्यवस्था में लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे भी प्रश्न आपसे घुमा करके पूछ सकता है, तो हर एक चीज को ध्यान से याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में भवन एवं अन्य भौतिक संसाधन की अनिवार्यता हेतु क्या आवश्यक नहीं है, यानी क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। पहला पढ़ते हैं, 10 पॉइंट पढ़ाया था मैंने इसमें 2009 वाले में। प्रत्येक शिक्षक हेतु कम से कम एक कक्षा कक्ष, एक स्टोर तथा एक प्रधानाध्यापक कक्ष होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पहला नंबर पॉइंट। मिड डे मील हेतु रसोई घर की सुविधा होनी चाहिए। विद्यालय परिसर में 4 दीवारी या तारबंदी होना चाहिए। इसके अलावा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा खेल का मैदान होना चाहिए। सहायक शिक्षण सामग्री होना चाहिए। पुस्तकालय होना चाहिए, आपको याद होगा। इसका मतलब क्या है? भौतिक संसाधन की अनिवार्यता में क्या आवश्यक नहीं है, तो ये तीनों तो आवश्यक है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन डी आवश्यक नहीं है, इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये सभी आवश्यक है। क्लियर है? चलिए आगे देखें। आगे क्लास हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जितने लोग भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, वे अपने मित्रों को जरूर सलाह दें कि सेकेंड पेपर के कोर्स को लोग ज्वाइन करें, वो लोग पढ़ें। क्योंकि सेकेंड पेपर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि सेकेंड पेपर उतना आसान नहीं है जितना आसान
मतलब सोचा जा सकता है। सोचना भी आसान, सोचना भी सेकंड पेपर को एक मूर्खता भरा कार्य होगा। तो आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, जो लोग भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जानते हैं, उनको जरूर बोलें, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा होगा, कि आप लोग कोर्स ज्वाइन करें। हर एक बच्चा एक एक स्टूडेंट को बोले कि वो लोग कोर्स ज्वाइन करें। मेरा उद्देश्य हमारा कोर्स बेचना नहीं है, लेकिन अच्छा कंटेंट मिले तो क्या बुरा है। और मार्केट में और भी आप लोग डेमो वगैरह देखिए, उसके बाद ही। लेकिन कोर्स पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ, कंटेंट पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ बनाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ते जाइएगा, समझ में आएगा, और आखिरी में जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा ना, तो आपको मजा भी आएगा। नमस्कार, जय हिंद।